हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूअर्स, इस सेक्शन में हम सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी हैं, उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर से लिया गया है, जो 2 नवंबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है अनआस्क्ड क्वेश्चंस इन द पावर सेक्टर। यदि आज के एडिटोरियल को हम समराइज करें तो इस एडिटोरियल में हम कुछ ऐसी समस्याओं के संदर्भ में बात करेंगे जिसको अभी तक पावर सेक्टर में सही तरीके से देखा नहीं गया है। साथ ही साथ इस एडिटोरियल में हम लोग भारत का जो पावर कंजम्पशन है, थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में भी, साथ ही साथ कहां कहां कितने तरीके के अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिससे कि हम लोग जो गैर परंपरागत सोर्सेज हैं बिजली के प्रोडक्शन के लिए, उसमें किस लेवल का डेवलपमेंट चल रहा है, थोड़ी सी जानकारी उस संदर्भ में भी प्राप्त करेंगे। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 3 और मूलतः सेक्शन जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आपका एनर्जी, पोर्ट्स, रोड, एयरपोर्ट, रेलवेज इत्यादि आता है, उससे जोड़कर देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु देखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जब इंडिया एनर्जी फोरम मीट को संबोधित किया तो उसमें मोदी जी ने जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि एनर्जी एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, विश्वसनीयता, साथ ही साथ जो क्रूड ऑयल का जो रिस्पॉन्सिबल प्राइसिंग होनी चाहिए ग्लोबल मार्केट में, उस संदर्भ में बात करी। लेकिन कई ऐसे मुद्दे थे जिनको मोदी जी ने पावर सेक्टर के रेफरेंस में छुआ नहीं, लेकिन वो मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब यदि मैं आपसे बात करता हूं इंडिया एनर्जी फोरम मीट की, तो देखिए 26 अक्टूबर 2020 से लेकर के 28 अक्टूबर 2020 तक ये आपका जो फोरम था ये चला। इस फोरम को एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेटफॉर्म माना जाता है जहां पर भारतीय ऑयल और गैस वैल्यू चेन जो है उसके संदर्भ में कैसे काम करना चाहिए, किस हिसाब का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उस बारे में जानकारी दी जाती है। यह जो इवेंट था, यह 5वां ऐसा इवेंट था इस संदर्भ में जो नीति आयोग और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने मिलकर के आयोजित किया था। देखिए, यहां पे जब मैं बात करता हूं कि ऐसे मुद्दे जिनके बारे में बात नहीं की गई, तो वहां पे हम केवल मूलतः पावर थेफ्ट, बिजली की चोरी, और ये जो हम लोग देखते हैं कि भाई बिजली दी जा रही है, मुफ्त में बिजली दी जा रही है, लेकिन उसका किसी तरीके का बिल नहीं वसूला किया जा रहा है, उस संदर्भ में ही केवल बात नहीं करेंगे। चूंकि हम सब जानते हैं, अगर आपको पिछला एडिटोरियल एनालिसिस याद हो तो हमने बिजली चोरी के ऊपर ही बात करी थी, और साथ ही साथ ये जो बिजली दी जाती है कई जगह पे और किसी भी तरीके का कोई बिल नहीं वसूला जाता, उसके संदर्भ देखिए कुछ ऐसे प्रावधान ये जनरली देखा जाता है कि कई राजनीतिक दलों के जो नेता होते हैं, तो उसकी वजह से समस्या ये आती है कि जब बिजली का बिल नहीं भरा जाता तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली वो लॉसेस बनते जाते हैं इन सभी बिजली वितरण कंपनियों के लिए, और अल्टीमेटली वो सारा का सारा जो बोझ है वो राज्य सरकार के कंधों पे आ जाता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि ये सभी की सभी जो बिजली वितरण कंपनियां होती हैं, ये राज्य सरकार द्वारा आप कह सकते हैं ओन की जाती हैं। इसी फोरम पे मोदी जी ने कहा कि भारत जो है वो अपना जो बिजली का जो कंजम्पशन है, जो खपत है, उसको डबल करने वाला है। ठीक है। साथ ही साथ यहां पे एक बात देखने की जरूरत यह है कि भारत जो है वो जो रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी है, रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी मतलब जिसको दोबारा से इस्तेमाल किया जा सके,
तो रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी को तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, लेकिन ये जो विकास है, ये आप ये कह सकते हैं कि मध्यम दर्जे का ही रह जाएगा यदि इसका सही तरीके से हम लोग जो परंपरागत तरीके होते हैं बिजली के, उनके साथ जब तक इसको अच्छे तरीके से इंटीग्रेट ना कर पाए। देखिए, जब तक आपके ये रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी और जो आपके परंपरागत तरीके हैं, जब तक इनको मिला करके एकजुट सही तरीके से ऑर्गेनाइज लेवल पे काम नहीं होगा, तब तक जो है वो सब कुछ बहुत ही मध्यम औसत दर्जे का रहेगा। अब यदि मैं आपसे अगर बात करूं कि भाई भारत में एनर्जी कंजम्पशन के संदर्भ में, तो देखिए भारत में जो कुल जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है लगभग 358 गीगावाट की, जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। सन 97-98 के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये तब से 4 गुना बढ़ चुकी है। इसमें जो योगदान अलग अलग एनर्जीज का है, जैसे कि अगर मैं बात करूं थर्मल एनर्जी का, तो थर्मल एनर्जी का योगदान है इसमें लगभग 200.7 गीगावाट्स का। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई हाइडल एनर्जी का क्या है, तो वहां पे आप कह सकते हैं 45.39 गीगावाट्स का। सोलार एनर्जी की यदि मैं आपसे बात करूं, तो सोलार एनर्जी के संदर्भ में मैं कह सकता हूं 28.18 गीगावाट्स का। विंड एनर्जी की अगर मैं बात करूं, तो विंड एनर्जी के केस में यही आंकड़ा 35.63 गीगावाट्स का है। और न्यूक्लियर एनर्जी के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, तो ये आंकड़ा जो है वो 6.7 गीगावाट्स का है। ये आंकड़ा जो मैंने आपको दिया है, ये मार्च 2019 के आंकड़े हैं। एक बात आपको यहां पे और देखनी चाहिए कि भारत ने हमेशा से अपने आप को उन प्रमुख फोर्सेस में आगे रखा है जो अपने विकास के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा की भी लगातार बात करता रहा है। और उसी संदर्भ में जो पेरिस एग्रीमेंट था आपका 2015 का, उसमें जो भारत ने अपने आईएनडीसी जो डिक्लेयर किए थे, आईएनडीसी का मतलब इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, उसके तहत भारत ने यह कहा है कि सन 2030 तक भारत में पैदा होने वाली और इस्तेमाल होने वाली कुल बिजली का लगभग 40% जो है वो गैर परंपरागत तरीकों से आएगा, यानी कि नॉन कन्वेंशनल, यानी कि आप कह सकते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज भी उसमें इंक्लूड हो सकते हैं, या आप गैर परंपरागत तरीके जो हैं बिजली प्रोडक्शन के, आप उनकी बात कर सकते हैं। भारत अपने जो लक्ष्य भारत ने बनाया है सन 2022 के लिए, भारत ने ये लक्ष्य बनाया है कि सन 2022 तक हमारे यहाँ 175 गीगावाट जो बिजली का उत्पादन होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी होगी पूरी की पूरी। और इस 175 गीगावाट में जो कंट्रीब्यूशन है वो सोलार एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होगा लगभग 100 गीगावाट के आसपास। विंड एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा लगभग 60 गीगावाट्स के आसपास। बायोमास एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा लगभग 10 गीगावाट्स के आसपास। साथ ही साथ भारत सरकार ने यह भी लक्ष्य रखा है कि 2027 तक भारत जो है वो अपनी न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसकी क्षमता 15 गीगावाट्स तक बढ़ा देगा, और जो हाइडल एनर्जी है उसकी जो क्षमता है वो लगभग 72, इस आंकड़े को 72 गीगावाट्स तक। अभी यदि 2019 मार्च तक के डेटा की बात करूं तो यही आंकड़ा जो है ये 45.39 गीगावाट से, यदि मैं हाइडल एनर्जी की बात करता हूं तो इस आंकड़े को बढ़ा करके 72 गीगावाट्स करने की योजना है सरकार की। अब मुद्दा क्या है, थोड़ा सा मुद्दे की जरा जानकारी। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हमें अभी कई सारी चीजों पे काम करने की जरूरत है। तो यहां पे हम उन्हीं सब मुद्दों के रेफरेंस में बात करेंगे, जैसे कि सबसे पहले यदि हम लोग परंपरागत और गैर परंपरागत तरीके जो हैं बिजली प्रोडक्शन के, यदि उनको मिलाते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो ऐसे किसी भी तरीके के एकजुटता की जो पूरा का पूरा जो कॉस्ट होगा, कितनी वो कॉस्ट होगी यदि हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस को मिला करके एनर्जी का अपने प्रावधान बनाते हैं। दूसरी चीज, मान लेते हैं एक बहुत बेसिक सी चीज, यदि हम लोग थर्मल पावर जो है
जो कि कोयले से बनती है, थर्मल पावर से हट करके सोलार या फिर विंड पावर पे हम लोग आते हैं, तो भी हमें थर्मल पावर प्लांट्स के लिए तो पैसे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि भाई जो कैपेसिटी, जो एनर्जी प्रोडक्शन वहां पर हो रहा है, वो तो हमको देना ही पड़ेगा उसके लिए पैसा। तो इसका क्या प्रावधान होगा? हम लोग इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी पे तो करना ही पड़ेगा पैसा। साथ ही साथ ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन है, उसके ऊपर किस तरीके का हालिया रिसर्च और डेवलपमेंट चल रहा है, उसकी क्या गति है, वो कहां तक पहुंचा है। देखिए, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन की जब मैं बात करता हूं, तो इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन बड़ा सीधे सरल शब्दों में समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी पावर ट्रांसमिशन एक तरीके से बहुत बल्क मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। कहां से? एक ऐसी जगह से जहां पे वो बिजली पैदा की गई है, जहां पे जनरेट किया गया है, जैसे कि पावर प्लांट। और पावर प्लांट से उसको जनरेट करके कहां पे भेजा जाता है? एक इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में। तो ये जो ट्रांसमिशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन। अब इसी पावर ट्रांसमिशंस में जो इंटरकनेक्टेड लाइंस होती हैं, जो इस बिजली के मूवमेंट को पूरे तरीके से फैसिलिटेट करती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन नेटवर्क। तो ट्रांसमिशन नेटवर्क भी दो तरीके का होता है, एक छोटे लेवल के लिए, एक बड़े डिस्टेंस के लिए। तो यदि हम बड़े डिस्टेंस के रेफरेंस में हम लोग बात करते हैं, तो देखिए जनरली होता क्या है कि भाई जितनी बिजली आपने भेजी, कई बार ऐसा होता है, आपने मान लेते हैं कि एक 10 यूनिट आपने बिजली भेजी, तो जब ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, तो ये पूरी की पूरी 10 जो है वो सब स्टेशन पर नहीं पहुंचती है। इसमें से काफी बिजली का जो है वो नुकसान हो जाता है। तो आप ये समझिए कि भाई बिजली का नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में हम लोग अगर बिजली को भेजते हैं, नुकसान उसमें भी होगा, लेकिन यदि हम लोग अनुपात लगाएंगे शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस के रेफरेंस में, तो वहां पे हम लोगों को फर्क देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ हाल ही में अगर हम लोग बात करें, पिछले साल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि भाई जो सुपर कंडक्टिव मटीरियल है या फिर सुपर कंडक्टिविटी, देखिए सुपर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा मटेरियल जो बिना किसी भी तरीके के बिजली के नुकसान के पूरी की पूरी बिजली को कैरी कर सके, उसको हम लोग सुपर कंडक्टर कहते हैं। साइंटिस्ट का अब तक कहना यह था कि भाई सुपर कंडक्टिविटी जो है किसी भी मटेरियल में, सिर्फ और सिर्फ उस समय आ सकती है जबकि तापमान जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे हो। लेकिन हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साइंटिस्ट ने यह बताया है कि भाई सुपर कंडक्टिविटी को जो है वो रूम टेम्परेचर पर भी ऑब्टेन किया जा सकता है। मतलब सुपर कंडक्टिव अगर कंडक्टर मटेरियल में इस्तेमाल कर रहा हूं, तो सीधी सी बात है, बिजली का नुकसान जो है वो सबसे कम होगा। और यदि ये इस तरीके के सुपर कंडक्टर या फिर सुपर कंडक्टिविटी वाले मटेरियल्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आप एक चीज ये समझिए कि वो बिजली जो वेस्टर्न सहारा डेजर्ट में सुबह के क्षमा कीजिए, शाम के या दोपहर के 3 बजे पैदा होती है और 7:30 बजे तक वो भारत में इस्तेमाल योग्य हो जाए, आप ये समझिए इस तरीके से सुपर कंडक्टिव मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो पूरे तरीके से अभी तक अनआंसर्ड हैं। अंडर सी केबल्स की बात होती है। देखिए, सीस के नीचे से अगर हम लोग समुद्र की सतह में अगर हम लोग ट्रांसमिशन केबल्स अगर लगाते हैं, तो बल्क ट्रांसमिशन जो है वो संभव है, वो बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। साथ ही साथ इस समय भारत में अगर हम लोग कोयले के गैसीकरण की बात करें, तो कहाँ तक पहुंचे हैं? देखिए, मेरी पिछली एक वीडियो में मैंने कोल गैसीकरण पे बात करी थी और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कोल इंडिया लिमिटेड ने अपना गैस, एक तरीके से जो गैसिफिकेशन प्लांट्स हैं उसके लिए अपने टेंडर्स जो हैं वो आउट किए हैं, और जल्द ही हमको देखने को मिलेगा भारत का पहला कोल गैसीकरण प्लांट। कोल गैसीकरण यदि हम लोग अचीव कर लेते हैं, और नीति आयोग ने भी इसके ऊपर अपना एक खाका तैयार किया है 10 साल का, सन 2020 से लेकर के 2030 तक के लिए, जहां पे ये कहा गया है कि भाई जितना ज़्यादा, एक ये समझिए कि हम लोग यहाँ पे जितना ज़्यादा सक्सेसफुल होता है हमारा कोल गैसिफिकेशन या कोल गैसीकरण, आप ये समझिए भारत का जो कार्बन एमिशन है वो उतना ही कम होगा।
साथ ही साथ हमें ये भी इस बात पे भी ध्यान रखना है कि क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से भारत का खुद का थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्रोग्राम अभी तक पीछे है, उसमें किसी भी तरीके की प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पे जब मैंने भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बात करी तो थोड़ी सी जानकारी, भारत का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है। जो पहली स्टेज का न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसका नाम वहां पे उस समय प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स जो थे वो हमने इस्तेमाल किए। जो दूसरा जो स्टेज 2 थी, स्टेज 2 में हम लोगों ने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स का इस्तेमाल किया और यहां पर जो यूरेनियम जो फ्यूल था हमारा न्यूक्लियर फ्यूल वो था प्लूटोनियम 239। तीसरे चरण की यदि अगर हम लोग बात करें तो यहां पे हम लोग ब्रीडर रिएक्टर्स की बात कर रहे हैं और ये जो ब्रीडर रिएक्टर है इसमें इस्तेमाल होगा आपका यूरेनियम 233 और ये यूरेनियम 233 जो है ये थोरियम से बनाया जाएगा। अब हम बार बार थोरियम के ऊपर इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं? पहली बात, थोरियम जो है वो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, जबकि यूरेनियम के लिए हमें कई सारे देशों से अक्सर जो है वो मांगना पड़ता है। हमारे यहाँ पे यूरेनियम के रिजर्व सिग्निफिकेंट नहीं है। और देखिए दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि यदि थोरियम का इस्तेमाल किया जाता है तो थोरियम के इस्तेमाल से किसी भी तरीके के ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन नहीं होता है, तो हमें ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा यदि हम लोग थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाते हैं तब। एक और चीज़ यहाँ पे हमें इस चीज़ पे भी बात करनी है कि जो हमारे साइंटिस्ट्स हैं उनको भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में 2008 में हुई जो सिविल न्यूक्लियर डील थी जिसको 123 एग्रीमेंट भी कहते हैं, उससे क्या फ़ायदे हुए। अब यदि मैं अगर इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील के बारे में बात करूं तो देखिए यहां पे इस डील में यह कहा गया था कि भाई इस डील के अंतर्गत दोनों देशों के बीच में न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के कंप्लीट कोऑपरेशन होगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया इस एग्रीमेंट के तहत कि भाई ट्रांसफर होगा न्यूक्लियर मटेरियल का दोनों देशों के बीच में, न्यूक्लियर ट्रेड होगा दोनों देशों के बीच में, जो इक्विपमेंट्स हैं अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स हैं और जो रिलेटेड टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर साइंस से वो एक दूसरे के बीच में दोनों देश जो है वो आपस में उसको साझा करेंगे। तो अभी तक इस न्यूक्लियर डील का भारत के साइंटिस्ट्स को या भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में क्या फायदा हुआ है, हमें इस पे भी गौर करना पड़ेगा। और ये सभी सवाल जो मैंने यहां पे कहे, इन सभी सवालों के जवाबों की जरूरत है। तो यदि भारत अपने आप को आने वाले समय में एक लीडर की तरह देखना चाहता है तो जरूरी है कि भारत स्वयं एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करें। लेकिन डेवलपमेंट आपने सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में किया और दूसरे सेक्टर पे यदि आप ध्यान नहीं दे पाए तो ऐसा डेवलपमेंट भी हमारे बहुत काम का नहीं होगा। तो जरूरी है इस समय ये कि भाई परंपरागत और गैर परंपरागत जो सोर्सेस हैं दोनों को किस तरीके से साझा उनका इस्तेमाल करके इंटीग्रेट करके भारत जो है वो विश्व के सामने एक बेहतर एग्जाम्पल प्रस्तुत करें। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एडिटोरियल से संबंधित जो प्रश्न है उसमें मूलतः जो प्रश्न हो सकता है, डिस्कस द चैलेंजेस इन अचीविंग द इंडियन गवर्नमेंट विजन ऑफ पावर फॉर ऑल बाय 2022। मतलब भारतीय सरकार ने जो अपना विजन रखा है पावर फॉर ऑल बाय 2022, उसमें किन तरीकों के चैलेंजेस का सामना भारत को करना पड़ सकता है। साथ ही साथ कुछ और चीज़ें जो यहाँ पे आपसे पूछी जा सकती हैं वो ये कि भाई आप थोड़ा सा परंपरागत और गैर परंपरागत जो सोर्सेस हैं उनके संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी रखें एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी को ये एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।